अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 में कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि ये टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के इंसान की या दूसरे जानदारों की बेहतरी के लिए बायोलॉजिकल साइंसेस ने किन एप्लीकेशंस पर काम किया और इंसान या दूसरे जानदारों की बेहतरी के लिए इस फील्ड ने बायोलॉजिकल साइंसेस ने कौन सी तरक्की की है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो आजकल तो हजारों की तादाद में साइंटिस्ट मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं, जिनमें मैंने आपको बताया है कि क्रियोनिक्स लैब से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर और न जाने जो है वो इमोर्टलिटी तक बायोलॉजिकल साइंसेस काम कर रही है। लेकिन उनमें से चंद जो सिलेबस के मुताबिक हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं, उनमें से फर्स्ट हमारे पास है इम्यूनाइजेशन, उसके बाद है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, देन वी हैव रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन द लास्ट वी हैव हाइड्रोपोनिक्स, आफ्टर दिस वी हैव क्लोनिंग पर मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा, बिकॉज के क्लोनिक एक बहुत ही अहम और एडवांस टॉपिक है, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं इम्यूनाइजेशन। देखिए, इम्यूनाइजेशन कहा जाता है कि जब बॉडी में इम्यून सिस्टम को एडवांस किया जाए। इम्यून सिस्टम हम बॉडी के कुव्वते मुदाफियत को कहते हैं, हम उस निजाम को कहते हैं जो जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस या बीमारियों के खिलाफ फाइट करता है। उस हमारे सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। और इम्यून सिस्टम जो भी बॉडी के अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आता है या कोई भी अनवांटेड काम होता है या कोई बीमारी, डिजीज लगती है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बॉडी का कुव्वत मुदाफियत एक्टिव हो जाता है और फिर उस बीमारी से फाइट करने लग जाता है। तो हमारे पास इम्यूनाइजेशन का मतलब यह हुआ कि हम अपने इम्यून सिस्टम को एडवांस करें, बेहतर करें, एक्टिव करें, ताकि कोई बीमारी हमें ना लग सके। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया इम्यूनाइजेशन का। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले जब तक इम्यूनाइजेशन नहीं थी तब तक न जाने कितनी बीमारियां इंसानों को, अगर देखा जाए सिर्फ इंसानों की अगर बात की जाए तो लाखों करोड़ों इंसानों को बीमारियां मार देती थी। कोई एक वबा आती थी, कोई एक बीमारी आती थी और करोड़ों इंसानों को मार देती थी, उनकी जान ले लेती थी। लेकिन आपको बताते चले कि 1795 में एक स्कॉलर थे, एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर नाम के। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन पर काम किया और वैक्सीन बनाई। उस वैक्सीन के जरिए हम इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, या फिर आप उसे वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं। देखिए, वैक्सीन एक दवा का नाम है, एक ट्रीटमेंट का नाम है। जब वो वैक्सीन हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनाइजेशन हो जाती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है या एडवांस हो जाता है। तो वैक्सीन जो है वो बनाई थी सबसे पहले एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1795 में। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि जो वैक्सीन होती है वो हमेशा बीमारी से पहले इस्तेमाल होती है, बीमारी से पहले दी जाती है, बीमारी से पहले लगाई जाती है या खाई जाती है, ताकि वो बीमारी ना लग सके। याद रखिएगा, एक बहुत ही अहम पॉइंट है ये एफएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए, कि वैक्सीन हमेशा बीमारी से पहले, जिसे हम टीका कहते हैं, टीका या वैक्सीन हमेशा बीमारी से पहले लगाया जाता है, ताकि वो जो मखसूस बीमारी है उसका वायरस, बैक्टीरिया या जरासीम आपको ना लग सके। तो वैक्सीन सबसे पहले एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने बनाई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी खतरनाक बीमारी की वैक्सीन्स बनती चली गई, जिससे इंसान की इम्यूनाइजेशन की गई। दैट मीन्स इंसान को वो वैक्सीन लगाई गई और उनके इम्यून सिस्टम को एडवांस किया गया ताकि उनको कोई बीमारी ना लग सके। तो अगर बात करते हैं वैक्सीनेशन की,
तो हमने बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीनेशन बनाई है, जिसके अंदर चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, और इसके अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस की बीमारी है, टीबी है। इन तमाम बीमारियों की, वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन तमाम बीमारियों के खिलाफ इंसान जो है वो खतरनाक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन बना चुका है। और वो वैक्सीन आप तो वेल अवेयर होंगे पोलियो की वैक्सीन से, कि पोलियो ड्रॉप की सूरत में बच्चों को पिलाई जाती है ताकि उनको पोलियो की बीमारी, पोलियो का वायरस ना लग सके। तो ये जो वैक्सीन होती है ये हम बीमारी से पहले यूज करते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना लगे। तो बच्चे की जब बर्थ होती है, ऑलमोस्ट जितनी भी वैक्सीन होती हैं वो बच्चे को करवाना बर्थ के टाइम पर लाजमी होती हैं ताकि आगे चलकर उस बच्चे को वो बीमारियां ना लग सकें। वैक्सीनेशन की डिस्कवरी से, इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस से हमने कई बीमारियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। हमने उन बीमारियों को बिल्कुल ही खत्म कर डाला। पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और इस तरह से न जाने कितनी टीबी की बीमारियां दुनिया के एडवांस मुल्कों में तो हैं ही नहीं। जहां पर प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है जिन मुल्कों के अंदर, वहां पर इन बीमारियों का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन कुछ पसमानदा कंट्रीज के अंदर पोलियो और चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी या टीबी जैसी बीमारियां अभी तक मौजूद हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन ना करने से या फिर इम्यूनाइजेशन ना होने से। तो ये था हमारे पास इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं कि जब वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी पहले से वेल नोन होगी, हमारा कुव्वत मुदाफियत पहले से वेल नोन होगा उस वायरस और बैक्टीरिया से, और उससे उसका जो अटैक होगा वो नाकारा हो जाएगा उस वायरस या बैक्टीरिया का। और फिर हमारी बॉडी को वो वायरस कितनी भी दफा, वो बैक्टीरिया कितनी ही दफा क्यों ना अटैक करे, हमारी बॉडी कभी भी कमजोर नहीं होगी और हम बीमार नहीं होंगे। उसके बाद है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इम्यूनाइजेशन में या वैक्सीनेशन किस तरह से काम करती है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा सा वैक्सीनेशन का टॉपिक है। मैं वहां पर डिस्कस करके आया हूं, इसकी वीडियो पहले से मौजूद है। या फिर जब चैप्टर नंबर 14 अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस या इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। एंटीबायोटिक्स याद रखिए कि हम उन ड्रग्स को कहते हैं, उन मेडिसिन को कहते हैं एंटीबायोटिक्स जो बीमारी के बाद, याद रखिएगा कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बीमारी से पहले, जबकि एंटीबायोटिक्स बीमारी के बाद दी जाती है। एंटीबायोटिक उस दवा का नाम है, उस मेडिसिन का नाम है, उस ड्रग का नाम है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं। याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। वायरल इन्फेक्शन की जो दवा होती है वो अलग से होती है जो सिर्फ वायरस पर काम करती है, और बहुत कम इस तरह की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मौजूद है सही किसी हद तक। लेकिन हमारे पास कॉमनली जो इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए एंटीबायोटिक की तो हमारे पास बहुत ही अहम नाम है, फ्लेमिंग नाम एक साइंटिस्ट था, और उसके साथी थे फ्लोरी एंड चेन। इन लोगों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कि इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा को डिस्कवर किया था। इन्होंने फंगस, पेनिसिलिन नाम का एक फंगस था, उसमें से सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवा बनाई थी उस फंगस में से, और फिर उस एंटीबायोटिक को मुख्तलिफ जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। आप याद रखिए कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, जो दवा होती है, हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। हमारे पास कॉमनली बहुत सारी एंटीबायोटिक दवा मौजूद है, और डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे वो आपसे पूछेगा, वो डायग्नोज करने की कोशिश करेगा कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको बुखार आ रहा है और आपके गले या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक जरूर सजेस्ट करेगा ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके, उसकी रिप्रोडक्शन को स्लो किया जाए। तो जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती है, ये बैक्टीरिया पर 3 तरीकों से इंपैक्ट करती है, 3 तरीकों से उसे डिस्ट्रॉय करती है। एक,
कि कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ऐसी होती हैं या ड्रग्स ऐसी होती है जो बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस नहीं होने देती। कुछ ऐसी होती हैं कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। तो व्हाटएवर ये डिपेंड करता है मेडिसिन पर या ड्रग पर कि वो किस टाइप की दवा है, उस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ को बॉडी में रोका जाता है ताकि वो ग्रो ना करे और हम जो है बीमारी से फाइट करने में कामयाब हो जाएं। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियोथेरेपी। देखिए रेडियो दैट मींस रेडिएशन, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ऐसा ट्रीटमेंट जो रेडिएशंस के जरिए जो है हम किसी पेशेंट पर वो रेडिएशंस इंपैक्ट करें, रेडिएशंस को हम क्रॉस करवाएं बॉडी में से और उसका कोई इलाज हो। देखिए कितने मजे की बात है कि ये इलाज रेडियोथेरेपी खास तौर पर कैंसर या ट्यूमर्स जैसी बीमारी का इलाज समझा जाता है। इस रेडियोथेरेपी में अगर किसी पेशेंट को कोई ट्यूमर है दिमाग में या बॉडी के किसी भी हिस्से में या फिर ट्यूमर है तो वहां पर जो है वो रेडिएशंस क्रॉस करवाए जाते हैं बॉडी के उस पार्ट में से। और रेडिएशंस क्या करते हैं कि उस ट्यूमर को या कैंसर के सेल्स को डैमेज कर देते हैं, डेड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इस ट्रीटमेंट से कैंसर जैसी वबा का इलाज किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी का, वबा तो नहीं कहेंगे, बीमारी का हम जो है वो प्रॉब्लम का इलाज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, छोटा सा सवाल है, हम यहां पर तो डिस्कस नहीं कर सकते कि सर कैंसर क्या है। आपको बताता चलूं कि कैंसर के 100 से ज्यादा टाइप्स हैं और ये कैंसर बहुत सारी इसकी वजूहात होती है कैंसर की। समटाइम्स कोई सिगरेट पीता है उससे कैंसर हो जाती है, कोई ड्रग्स यूज करता है उससे कैंसर हो जाती है, अगर हमें कोई जख्म है, इंजरी है बॉडी में, उसकी हम केयर नहीं करते तो उससे कैंसर हो जाती है, स्ट्रेस डिप्रेशन से कैंसर हो जाता है, कभी दिमाग के अंदर ट्यूमर हो जाता है, कभी जो है वो बॉडी के अंदर अगर केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वजूहात हैं जिस बुनियाद पर जो है वो कैंसर या ट्यूमर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। सिंपली कैंसर कहा जाता है कि बॉडी के अपने सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं, जब वो आप कह सकते हैं कि बिना मकसद के ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये सेल ग्रोथ जो है वो इलीगली होना स्टार्ट हो जाए। हालांकि होनी नहीं थी, उन सेल्स ने डिवाइड नहीं होना था, लेकिन वो बिना टाइम के, बिना जो है वो देखे, अपने डीएनए को फॉलो करते हुए जब वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं तो ट्यूमर बन जाता है। वो कैंसर सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं, वो सेल्स दूसरे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जनाब कैंसर हो गया। अब उन सेल्स का हम इलाज कैसे करें? बिकॉज के सेल के अंदर, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैंसर कैसे होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए के अंदर रद्दोबदल हो जाती है, डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है, डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। अब उस डीएनए के प्रॉब्लम को हम किसी मेडिसिन या दवा से तो उसका इलाज नहीं कर सकते ना। तो उसका इलाज ये है कि जब ये सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से डिवाइड होता चला जाएगा और फिर जो है लाखों करोड़ों में हो जाएगा और साइड वाले दूसरे सेल्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो इसलिए इस सेल को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। तो रेडियोथेरेपी के जरिए हम रेडिएशन क्रॉस करवाते हैं उन सेल्स में से जो सेल्स कैंसर से अफेक्टेड होते हैं और फिर उनको किल किया जाता है ताकि वो आगे ना बढ़ सके और दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो कैंसर ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसमें सिंपली वी कैन से कि जो सेल्स का डीएनए होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है। और मॉडिफिकेशन क्यों आती है? उसके बहुत सारे असबाब हैं। उसका जो है एक कॉज वायरस भी हो सकता है, सिगरेट नोशी भी हो सकता है, कोई ड्रग यूज की जा सकती है, स्ट्रेस डिप्रेशन भी हो सकता है, किसी हार्मोनल इशू भी हो सकता है, बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस भी उसका जो है वो कॉज बन, बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में कैंसर के असबाब हो सकते हैं। समटाइम्स तो इसके कुछ कॉजेज अननोन भी होते हैं कि भाई कैंसर क्यों हुई पता ही नहीं हुई, कभी कभार सनलाइट भी इसका सबब बन जाती है। तो इट्स डिपेंड। तो जनाब ये था हमारे पास कि रेडियोथेरेपी, रेडिएशन के जरिए हम क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ वी हैव कीमोथेरेपी। देखिए स्टूडेंट्स, कीमोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है। कीमो दैट मींस केमिकल, थेरेपी मींस ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जो केमिकल्स के जरिए किया जाए। अब कीमोथेरेपी भी कैंसर
और इसके अलावा प्लस एड्स जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब आपको पता है एड्स HIV वायरस की वजह से होती है और HIV वायरस हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे बॉडी के कुव्वत मुदाफियत को खत्म कर देता है। तो हम इसका एड्स या फिर कैंसर का भी इलाज कीमोथेरेपी से करते हैं। कीमोथेरेपी जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू रेडियोथेरेपी के। तो रेडियोथेरेपी से अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, कैंसर बढ़ता जा रहा है, तो उसको डॉक्टर फिर कीमोथेरेपी की जो है वो मशवरा देते हैं। और कीमोथेरेपी में क्या होता है कि बहुत सारी खतरनाक किस्म की ड्रग्स होती हैं, वो महंगी भी होती हैं। उनको जब पेशेंट यूज करता है, उनको जब पेशेंट जो है वो बॉडी में इंजेक्शन के जरिए या जो है वो मेडिसिन की सूरत में, पिल्स की सूरत में, जो है वो आप कह सकते हैं टेबलेट की सूरत में या सिरप की सूरत में जब हम उसको यूज करते हैं उन मेडिसिन को, तो फिर वो हमारी बॉडी में जब जाती हैं तो कैंसर्स के जो इफेक्टेड सेल्स होते हैं या फिर एड्स के जो इफेक्टेड सेल्स होते हैं, उनको जाकर वो केमिकल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचकर, वहां पर पहुंचकर उसके बाद जो 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 इंजर्ड सेल होंगे, जो वो सेल्स जो बॉडी के दूसरे सेल्स को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, तो उनको जाकर कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। याद रखिएगा कि ये दोनों इलाज, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, बहुत ही खतरनाक है। इन दोनों ट्रीटमेंट से हमारे बॉडी के आम सेल भी डिस्टर्ब होते हैं। चूंकि कैंसर का कोई दूसरा इलाज नहीं है, अगर हम ये इलाज नहीं करेंगे तो पेशेंट जल्दी जो है उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसकी कैंसर जल्दी से बढ़ती चली जाएगी और उसका मौत हो जाएगा। उसकी मौत को रोकने के लिए, उसकी कैंसर को स्लो करने के लिए हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट करते हैं। हो सकता है कि लकीली किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से कैंसर मुकम्मल ही किसी पेशेंट की खत्म हो जाए, लेकिन इसके कम चांसेस होते हैं। लेकिन यह है कि इससे कैंसर स्लो हो जाती है, मतलब वो जिस स्पीड से बढ़ रही थी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से, वो स्लो हो जाती है और लाइफ स्पैन जो होता है, जो पेशेंट की लाइफ होती है, जो विक्टिम की, मरीज की जो जिंदगी होती है, वो काफी हद तक जो है वो बढ़ जाती है इलाज से। नाउ वी हैव आफ्टर दिस हाइड्रोपोनिक्स। स्टूडेंट्स, हाइड्रोपोनिक्स आपको बताता चलूं कि हाइड्रो से जाहिर है वाटर, एंड पोनिक्स का मतलब होता है कि भाई आप कल्टीवेट कर रहे हैं, आप कल्चर कर रहे हैं कुछ प्लांट्स को पानी के अंदर। याद रखिएगा कि हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि सर हाइड्रोपोनिक्स क्या है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए जो है वो वेजिटेबल्स के लिए, दूसरे जो है वो फ्रूट्स वगैरह के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इंसानी आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, उस स्पीड से हम लोग में जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह या इस तरह से खाद्य खुराक की जो चीजें होती हैं, उनको कैसे इतनी स्पीड से ग्रो करें, इतनी स्पीड से उनको जो है उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं। तो उन्होंने सोचा जनाब जो है अगर पहले इतना रकबा काश्त होता था, फसल काश्त होती थी, तो रकबे को बढ़ा दिया जाए। लेकिन रकबे को बढ़ाने के लिए हमारे पास फ्रेश वाटर होना चाहिए, हमारे पास डेजर्ट्स तक हम पानी को पहुंचाएं कि जहां पर रकबा नहीं होता, जहां पर कल्टीवेशन नहीं होती, जहां पर फसलें नहीं होती, वहां पर हम पानी को लेकर जाएं। तो ये भी बड़े अखराजात थे कि वहां पर पानी को कैसे पहुंचाया जाए और मजीद रकबा किस तरह से कल्टीवेट किया जाए। तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक अल्टरनेट निकाला। अल्टरनेट क्या निकाला कि सॉइल लेस प्लांटेशन का नाम दे दिया। हाइड्रोपोनिक्स को सॉइल लेस प्लांटेशन भी कहा जाता है कि भाई आपको सॉइल की, आपको जमीन की जरूरत नहीं है। आप अपनी फसल को, आप अपनी सब्जियों को, आप अपने फ्रूट्स को, आप अपनी जो आपको नीड है जिन चीजों की, उनको पानी में ही ग्रो कर दें। आप हैरान होंगे सर, पानी में तो हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, पहले से मौजूद होते हैं जो प्लांट्स पानी में होते हैं और हम उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स तो होते ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं, वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, कि जब टेरेस्ट्रियल जो खुश्की वाले पौधे, जो सॉइल वाले पौधे होते हैं, जो जमीन में पौधे होते हैं, जब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को ग्रो किया जाए वाटर के अंदर, पानी के अंदर, तो इस टेक्निक का, इस टेक्नोलॉजी का, इस फील्ड का, इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोपोनिक्स रखा गया।
कि भाई व्हेन वी ग्रो द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन वाटर, अब वो वाटर कौन सा होगा? इरिटेड वाटर होगा। दैट मीन्स उस वाटर के अंदर हम वो तमाम चीजें डाल देते हैं, तमाम मिनरल्स डाल देते हैं उस पानी के अंदर जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, आयरन, या इस तरह से मिलती जुलती जितनी भी चीजें होती हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी होती है, जो प्लांट्स सॉइल में से हासिल करता है, वो तमाम चीजें हम उस वाटर के अंदर डाल देते हैं और वो वाटर इरिटेड वाटर कहलाता है। और फिर उस वाटर के अंदर जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो फिर वो प्लांट जो है ग्रो हो जाता है, उससे तमाम मिनरल्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और वो फ्रूट भी देता है, वो अपना अनाज भी देता है। याद रखिएगा कि हाइड्रोपोनिक्स जो है एक लेटेस्ट प्रोसेस है, आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस का, और ये ज्यादा आबादी के जो है डिमांड को, उसकी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो अनाज की जरूरत थी उसको, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये मेथड अपनाया गया है। आप इन तस्वीरों में देखें, आप इन जो है वो पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में किस तरीके से जो है वो छोटे छोटे जो वाटर के टैंक हैं और वाटर के जो पॉन्ड हैं, या आप लेबोरेटरी के अंदर, अपने घरों के अंदर, किचन के अंदर, आप अपनी बिल्डिंग के अंदर दीवारों पर जो है वो आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। आप वाटर की केनियां बनाएंगे और उसके अंदर जो है पानी में आप तमाम मिनरल्स डालेंगे और फिर सीड डाल देंगे। छोटे प्लांट्स हम ग्रो कर जाते हैं ना, बड़े प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए। ट्री वगैरह तो आप इस तरह हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज ट्री को सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम सपोर्ट देकर पानी के अंदर ग्रो करने में कामयाब हो गए हैं। इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। इससे फायदे ये होते हैं कि मिसाल इस कमरे के अंदर हाइड्रोपोनिक्स के जरिए जो मैंने प्लांट्स ग्रो किए हैं, अब उन तक कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई वबा नहीं पहुंचेगी। बिकॉज जब आम फील्ड में, जब जमीनों में, जब बाहर की तरफ जब हम फसल करते हैं तो एक फसल से दूसरे फसल में कीड़े मकोड़े पहुंच जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करनी पड़ते हैं, और फिर इसके अलावा जो है वायरस, बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, फंगस पहुंच जाती है एक फसल से दूसरे फसल में, और फिर वो नुकसान पहुंचाती है, जिससे लाखों करोड़ों जो है वो डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब ये इनडोर होगा, जब सूरज की रोशनी पर भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है, आराम से हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब ये किसी एक जो है एक मखसूस जगह पर जब हाइड्रोपोनिक्स के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है तो वहां पर दूसरी डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो कीड़े मकोड़े भी नहीं पहुंचते। फसल बड़ी अच्छी होती है और मिनरल रिच होती है, मतलब जो फ्रूट वगैरह होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे और रिच तादाद के अंदर मौजूद होंगे, बिकॉज कि हम आर्टिफिशियली वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि फसल बड़ी अच्छी होती है और न्यूट्रिएंट्स जो फुल जो फ्रूट होगा वो हमें मिलेगा, वबा नहीं लगेगी और फायदा ज्यादा होगा। तो बहुत सारे एडवांस कंट्री जो है वो हाइड्रोपोनिक्स पर काम कर रहे हैं और इससे अपने शहरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, अपने घरों के अंदर जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लोनिंग।